श्वास एवं प्राणायाम पर अनुसंधान। चिकित्सा विज्ञान ने पिछले कई दशकों में प्राणायाम के प्रभावों पर अनेक अनुसंधान किए हैं, लेकिन जब प्राणायाम का अनुवाद श्वसन व्यायाम के रूप में हो गया, तब समस्त विश्व के वैज्ञानिकों ने इस शरीर में नई जान डालने वाली प्रक्रिया को अनुप्राणित, अभिवर्धित एवं त्वरित करने वाले साधन के रूप में पहचाना। ऑस्ट्रेलिया, रूस, तुर्की, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत तथा अन्य देशों में प्राणायाम पर किए गए शोध अध्ययनों को प्रकाशित किया गया। अंतर्बोध एवं अनुभवों की गहराई से प्रकट हुए प्राचीन विज्ञान को आधुनिक विज्ञान ने जिस रूप में समझा है, उसे कुछ अध्ययन के सार के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। श्वसन। विश्वव्यापी सर्वेक्षणों ने यह पाया है कि अधिकतर लोग सही ढंग से श्वास नहीं लेते हैं। जनसंख्या का अधिकांश भाग शरीर तथा मस्तिष्क की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त श्वसन नहीं करता है। श्वसन हृदय के साथ साथ शरीर की सभी क्रियाओं को प्रभावित करता है। उन योगियों पर अनुसंधान किए गए हैं जो अपनी इच्छा से हृदय की गति को रोक सकते हैं। यह पाया गया है कि जब हृदय रुक गया तब श्वास भी बंद हो गई, लेकिन योगी जीवित रहा। सन 1977 में ऐसा ही प्रयोग 102 वर्ष के एक योगी पर किया गया। उन्हें 9 दिनों के लिए पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया गया और 6 दिनों के बाद उन्हें चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से मृत घोषित कर दिया गया। उनकी नब्ज की दर को मापने वाले इलेक्ट्रोड ने संकेत दिया कि हृदय रुक गया है, जिसका अर्थ यह हुआ कि उनके मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो रही है। 9वें दिन वे अपने कब्र से पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में बाहर निकले, जिसे चिकित्सकों ने तथा वहां उपस्थित वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया। यह कोई महान आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं थी, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से यह अवश्य ही एक चमत्कारिक एवं प्रेरक घटना थी। श्वास के द्वारा शरीर, मस्तिष्क एवं मन की अनैच्छिक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर लेने पर अपने जीवन की मुख्य धारा एवं जीवन मृत्यु से जुड़ी अपनी नियति की दिशा को निर्देशित किया जा सकता है। अब यह भी सिद्ध हो चुका है कि चेतन श्वसन अग्र मस्तिष्क में अंकित होता है, जिसका संबंध विकास क्रम और उच्च सजगता से होता है, जबकि सहज श्वसन आद्य मस्तिष्क में होता है। यह पुनः यौगिक आविष्कार की यथार्थता को प्रमाणित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास में स्टीफन इलियट ने जो शोध किया, उसमें पाया गया कि श्वास की गति का हृदय गति से सीधा संबंध होता है। श्वसन के सामान्य स्वरूप का हृदय की सामान्य दशा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह उच्च रक्तचाप या विश्रांति का कारण बन सकता है और व्यक्ति के सर्वांगीण स्वास्थ्य तथा उसकी दीर्घायु को प्रभावित करता है। वे इस बात से सहमत थे कि जिन्हें धीमे गहरे उदर श्वसन प्राणायाम जैसे अभ्यासों के द्वारा की आदत है, वे अधिक स्वस्थ हैं। वर्षों तक व्यक्तिगत स्तर पर किए गए योगाभ्यास के उपरांत इलियट अपने निष्कर्ष पर पहुंचे और उन्होंने श्वास तथा मनोदशा के बीच अन्योन्य संबंध स्थापित किया। अपेक्षाकृत धीमे, गहरे और समकालिक श्वसन से स्वैच्छिक संतुलन की प्राप्ति को इलेक्ट्रोमायोग्राफी की सहायता से प्रमाणित किया गया। पूरे विश्व में खेल कूद की संस्थाएं भी प्रदर्शन पर श्वसन के प्रभाव पर शोध कर रही हैं। प्रारंभिक शोधकर्ताओं में बोवरमैन और ब्राउन 1971 ने यह सुझाव दिया कि गति पर नियंत्रण पाने के लिए खिलाड़ियों को नियमित तथा लयबद्ध श्वसन करना चाहिए। उन लोगों ने यह सीखने की सलाह दी कि पृथ्वी पर पैर का पड़ना और रेचक एक साथ हो और फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बेहतर आदान प्रदान के लिए रेचक के पूर्व गालों को फुलाने, दूसरे शब्दों में कुंभक का भी सुझाव दिया। ब्रेम्बल और कैरियर सन 1983 में यह पाया कि जिन धावकों के प्रदर्शन का स्तर बेहतर था, उनमें पैरों के साथ समन्वित लयबद्ध रेचक की प्रवृत्ति थी। एक व्यायाम प्रशिक्षक थॉमस मिलर ने एक अनुसंधान किया जिसमें उन्होंने अनुभवी धावकों के 2 समूह बनाए और उन पर कुछ प्रयोग किए। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रोग्राम्ड टू रन में यह वर्णन किया है कि किस प्रकार एक समूह को श्वसन का प्रशिक्षण दिया गया, जबकि दूसरे समूह को केवल व्यायाम का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के उपरांत परिणामों से यह परिलक्षित हुआ कि यद्यपि दोनों समूहों में समान शारीरिक लक्षण थे, फिर भी श्वसन का प्रशिक्षण पाने वाला समूह दूसरे समूह की अपेक्षा ट्रेडमिल पर अधिक समय तक चलता रहा और 10 किलोमीटर के समय परीक्षण में उस समूह ने प्रगति की। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि श्वसन पर ध्यान देने से वे उनकी अपेक्षा अधिक कुशल हो गए जिन्होंने केवल प्रयास किया। सही श्वसन का प्रशिक्षण प्राप्त धावकों में अपनी परिस्थितियों जैसे ट्रेडमिल की बढ़ी हुई गति के प्रति अधिक सजगता देखी गई और पाया गया कि वे गति को लंबे समय तक कायम रखने के लिए श्वसन को अनुकूलित कर सकते हैं। उपचार के रूप में प्राणायाम। जिन योगियों ने प्राणायाम के अभ्यासों को प्रतिदिन किया,
वे जानते थे कि लंबे समय तक विधिवत किया गया अभ्यास साधक को विभिन्न रोगों से मुक्त करेगा। हठयोग प्रदीपिका दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक में कहा गया है कि प्राण वायु में अशांति के कारण हिचकी, दमा, खांसी, सिरदर्द, कान और आंखों की पीड़ा तथा ऐसी ही अनेक बीमारियां बिन बुलाए आ जाती हैं। यह भी ज्ञात है कि हिमालय पर रहने वाले योगी थोड़े ही भोजन और पानी पर जीवित रहते हैं तथा बिना किसी पारंपरिक रोधन विधि के भी अत्यधिक शीत का सामना करते हैं। पुराने सोवियत संघ में इस दृष्टिकोण से यौगिक अभ्यासों पर अनुसंधान किए गए थे। वैज्ञानिकों ने न केवल बाह्य या आंतरिक तत्वों को लेकर प्रतिरोध शक्ति और प्रतिरक्षण पर प्राणायाम के प्रभाव पर शोध किया, बल्कि ग्रहों के प्रभावों को लेकर भी किया। अंतरिक्ष यात्रियों को प्राणायाम में प्रशिक्षित करके अंतरिक्ष में भेजा गया और पाया गया कि वे उन लोगों की अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरह परिवर्तित बाह्य वातावरण को सहन कर पा रहे थे जिन लोगों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्राणायाम का अभ्यास उन सारी प्रणालियों की प्रतिरक्षण शक्ति को बेहतर बनाता है जिनकी आवश्यकता शरीर को बाहरी तत्वों से सुरक्षित रखने के लिए होती है। प्राणायाम पर किए गए अनेक अध्ययनों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि इसके अभ्यास तनाव और उच्च रक्तचाप को कम करते हैं। रक्तचाप उच्च और निम्न दोनों को सामान्य बनाते हैं, हृदय रोगों को कम कर देते हैं, फेफड़ों की शक्ति तथा क्षमता को बढ़ाते हैं और मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। यह भी पाया गया है कि प्राणायाम के परिणाम स्वरूप अल्फा, डेल्टा और थीटा तरंगे समकालिक होकर प्रवाहित होती हैं, जिससे मस्तिष्क तथा हृदय की क्रियाएं समस्वर हो जाती हैं। चिरकालिक रोगों पर किए गए कुछ प्रयोगों में आसनों तथा या शिथिलीकरण के अभ्यासों के साथ प्राणायाम के अभ्यासों से महत्वपूर्ण और कुछ मामलों में तो अद्भुत सुधार परिलक्षित हुए। हृदय रोग तथा उच्च रक्तचाप ने सबसे अधिक ध्यान आकृष्ट किया है। फेफड़ों के चिरकालिक रोगों के मामले में भी सार्थक परिणाम आए हैं। धीमे, गहरे और मध्यपटीय श्वसन के तनाव दूर करने वाले लाभों से यह पता चलता है कि प्राणायाम के अभ्यास समग्र उपचार कार्यक्रम के बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण अंग हैं। एएल स्कोप के अध्ययन के द्वारा यह पाया गया कि यौगिक श्वसन एवं शारीरिक शिथिलीकरण की प्रक्रिया के संयुक्त प्रभाव से चिंता की स्थिति और उसके लक्षण में जो महत्वपूर्ण कमी आई वह दोनों के अलग अलग प्रभाव की अपेक्षा अधिक कारगर थी। नाड़ी शोधन पर अनुसंधान। नाड़ी शोधन प्राणायाम योग के अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यासों में से एक है। सन 2002 में भारत में मुंगेर स्थित योग रिसर्च फाउंडेशन ने स्वस्थ व्यक्तियों पर नाड़ी शोधन के मौलिक मनोकायिक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक शोध किया। 6 महीने की अवधि में 19 से 62 वर्ष वय के बीच के बिहार योग विद्यालय के 22 अंतेवासी विद्यार्थियों का अध्ययन किया गया। विद्यार्थियों ने प्रतिदिन 1:1, 10:10 की गिनती के अनुपात के साथ और उसके बाद 1:2, 10:20 की गिनती के अनुपात के साथ नाड़ी शोधन का 10 चक्र अभ्यास किया। शोध का मानदंड इस प्रकार था: गणित के ढंग से आवृत्ति मूलक निष्पादन की गति, श्वास को रोकने की अवधि, रेचक के शीर्ष पर गति, प्रसारक एवं प्रकुंचक रक्त दबाव, नब्ज की दर, स्वर पर प्रभाव तथा प्राणिक अनुभव। कुल मिलाकर यह पाया गया कि पूरे समूह में गणित के ढंग से आवृत्ति मूलक निष्पादन की गति में वृद्धि हुई और श्वास रोकने की अवधि तथा रेचक के शीर्ष पर गति में पूर्णतया सुधार आया। यह तथ्य रोचक है कि मध्य वर्ग के लोगों या युवाओं की तुलना में वृद्धों को श्वास रोकने की अवधि से अधिक लाभ मिला, क्योंकि श्वास रोकने की अवधि हृदय और श्वसन तंत्रों के स्वास्थ्य की संकेतक है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि वृद्धों के संवहन तंत्र में अवरोध की जो संभावना रहती है उस पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अधिक शोधक प्रभाव पड़ा हो। चूंकि प्रयोग में संलग्न व्यक्ति श्वसन के पूर्व निश्चित स्वरूप को पाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए समग्र संवहनी प्रभाव ने आरंभिक अवस्थाओं में उद्दीपन का संकेत दिया। उनके शरीर उस स्वरूप से अनुकूलित हो गए थे, इसलिए स्वैच्छिक स्नायु तंत्र में संतुलन सुस्पष्ट हो गया। स्वर की दृष्टि से दोनों नासिकाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में संतुलित प्रवाह अंकित किया गया। मूलाधार की अपेक्षा आज्ञा चक्र में प्राणिक अनुभूतियां अधिक स्पष्ट थी। सन 2007 में योग रिसर्च फाउंडेशन ने राष्ट्रीय सामूहिक संस्था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर भोपाल में उच्च रक्तचाप से पीड़ित 30 वयस्कों पर एक अन्य अध्ययन किया। उसके परिणाम स्वरूप पाया गया कि 1 महीने तक नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास बिना कुंभक के 1:1 के अनुपात में
ने प्रसारक एवं प्रकुंचक दोनों रक्त दबावों को कम कर दिया। प्रसारक रक्तचाप 2 मिनट के बाद औसतन 10 मिलीमीटर नीचे उतरा और उस अभ्यास के दौरान तथा उसके बाद भी कुल 14.5 मिलीमीटर नीचे उतरता गया। प्रकुंचक रक्तचाप ने भी कुल 4.2 मिलीमीटर का समानांतर परिवर्तन प्रदर्शित किया। इससे यह संकेत मिला कि अभ्यास के द्वारा प्रयुक्त व्यक्तियों की अनुकंपी अधिकता में कमी आई। उज्जई पर अनुसंधान। सन 2006 में भी योग रिसर्च फाउंडेशन ने भोपाल में उज्जई प्राणायाम के प्रभावों पर एक अध्ययन किया था। 22 दमा के रोगियों, 11 उच्च रक्तचाप के रोगियों तथा 7 स्वस्थ व्यक्तियों ने 1 महीने से अधिक समय तक प्रतिदिन 5 मिनट उज्जई प्राणायाम का अभ्यास किया। दमा के रोगियों को सबसे अधिक लाभ हुआ। ऑक्सीजन की संतृप्ति या रक्त में घुलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा 0.75% से बढ़कर 5% अधिकतम हो गई, जबकि औसतन 2% चिकित्सीय दृष्टि से पर्याप्त प्रतिशत है। उज्जई प्राणायाम कंठ के आंशिक रूप से निरंतर संकुचित रहने के कारण वायु मार्ग में धनात्मक दबाव उत्पन्न करता है और रेचक के अंत में छोटी श्वास नलिकाओं को बंद होने से रोकता है। यह दमा के रोगियों में ऑक्सीकरण में सुधार लाने के लिए और फेफड़ों को पूरी तरह से खाली कर देने में वायुरुद्धता का न्यूनीकरण विशेष रूप से सहायक होता है, जिससे अगला पूरक अधिक प्रभावकारी होता है। धीमे श्वसन से स्तरित या स्थिर प्रवाह उत्प्रेरित होता है, जो श्वास नलिकाओं में आई जकड़न के दौरान अस्त व्यस्त प्रवाह के विपरीत होता है। इससे वायु प्रवाह के लिए वायु मार्ग में अवरोध कम हो जाता है, इसलिए श्वसन पेशियों को कम परिश्रम करना पड़ता है। दमा के रोगी को श्वास लेने में कम मेहनत करनी पड़ती है और दमा की तीव्रता के दौरान उसे कम थकावट का अनुभव होता है। इन कारणों से उज्जई प्राणायाम दमा की आक्रामक स्थिति में बहुत लाभदायी होता है। उच्च रक्तचाप के रोगियों में उज्जई के अभ्यास के फलस्वरूप प्रसारक रक्तचाप में 20 मिलीमीटर और प्रकुंचक रक्तचाप में 5 मिलीमीटर महत्वपूर्ण गिरावट आई, जो अभ्यास के उपरांत भी 2 मिनट तक कायम रही। भ्रामरी पर अनुसंधान। सन 1993 में भारत के मुंगेर अस्पताल को बिहार योग विद्यालय के साथ मिलकर भ्रामरी पर एक चिकित्सीय शोध करने का आधार मिला। डॉक्टर विभा सिंह ने 1 वर्ष में 448 गर्भवती स्त्रियों का परीक्षण किया। सबका एक समान उपचार किया गया। चिकित्सीय परीक्षण, आहार संबंधी सुझाव, पूर्व प्रसव निर्देश इत्यादि। लेकिन उनमें से 112 स्त्रियां संपूर्ण गर्भावस्था की अवधि में प्रतिदिन 1 से 2 बार 5 से 10 मिनट भ्रामरी का अभ्यास करती रही, जिससे उन लोगों ने प्रसव की प्रथम अवस्था तक जारी रखा। भ्रामरी करने वाले समूह से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। नियंत्रित समूह में उच्च रक्तचाप के साथ 25% की तुलना में सभी का सामान्य रक्तचाप। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का होना सामान्य घटना है। कम गर्भपात की संख्या 8% की तुलना में 2%। कम काल पूर्व प्रसूति 5% की तुलना में 2.6%। प्रसव वेदना की अवधि 25% कम। सामान्यतः कम प्रसव वेदना। नियंत्रित समूह के 4% की तुलना में केवल 1% के लिए शल्य क्रिया। किसी नवजात शिशु को ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। 12% की तुलना में 0%। नवजात शिशुओं का अधिक वजन 2850 ग्राम 2850 ग्राम की तुलना में 3325 ग्राम। परिणामों से यह संकेत मिलता है कि गर्भावस्था में भ्रामरी का नियमित अभ्यास चिंता और तनाव को दूर करता है। स्त्री का हार्मोन संतुलन अधिक नियंत्रित रहता है, जिससे स्वस्थ बच्चों की जन्म की संभावना अधिक रहती है। डॉक्टर सिंह द्वारा भ्रामरी पर किए गए एक अन्य अध्ययन से पता चला कि स्त्रियों पर की गई शल्य क्रिया में घाव भरने में अपेक्षाकृत कम समय लगा, कम संक्रमण हुआ, कम निषेचक की आवश्यकता हुई और कुल मिलाकर शल्य क्रिया के उपरांत होने वाली समस्याएं भी कम थी। भ्रामरी तनाव दूर करता है। इसके अनेक प्रमाण हैं। ध्वनि के गुंजन का मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो चिंता को दूर करता है और मन को शांत करता है। भ्रामरी हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों को भी उत्प्रेरित करता है। भ्रामरी के उपशामक प्रभाव के कारण की ओर सन 1959 में संयुक्त राज्य अमेरिका के येल स्कूल ऑफ मेडिसिन के त्वचा विशेषज्ञ एबी लर्नर और उनके सहयोगियों ने संकेत किया था। वे त्वचा के कैंसर मेलेनेमा का कारण ढूंढ रहे थे, जो मेलेनिन की अधिकता से हो जाता है। उन्होंने पाया कि पीनियल ग्रंथि से एक हार्मोन का स्राव होता है, जिसे अब मेलाटोनिन के नाम से जाना जाता है।
वह मेलेनिन के निर्माण को रोकता है। हालांकि उन्होंने यह पाया कि इस हार्मोन की सुई देने पर प्रयोगशाला के जानवर सो जाते हैं। दर्दनाशक एंडोर्फिन्स की तरह मेलेटोनिन एक प्राकृतिक उपशामक है जो शरीर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। चूंकि प्राइमरी पीनियल ग्रंथि को उद्दीपित करता है, यह अपना विशेष प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम होता है। कपालभाति तथा भस्त्रिका पर अनुसंधान। सामान्यतः अति संवातन का शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीर में चक्कर आने और अन्य प्रकार के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। हालांकि अध्ययनों से यह पाया गया है कि जब भस्त्रिका एवं कपालभाति जैसी त्वरित यौगिक श्वसन विधियों का अभ्यास किया जाता है, तब प्रतिकूल लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। एक शोध पत्र में वेंगर तथा बागची ने बताया कि कपालभाति करते समय हृदय गति, अंगुलियों का तापमान और नब्ज का आयतन सामान्य अति संवातन के प्रारूप से भिन्न थे। कुवल्यानंद तथा करम बेलक ने भी बताया कि कपालभाति के बाद एल्वियोलर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का मध्यमान विश्राम की अवधि के समान ही था। अति संवातन के समय जो कमी आ जाती है वैसा नहीं हुआ। सन 2004 में योग रिसर्च फाउंडेशन द्वारा मुंगेर में किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि जब 21 स्वस्थ वयस्कों ने भस्त्रिका का अभ्यास किया 5 सप्ताह तक क्रमिक ढंग से 5 चक्र, तो अभ्यास के बाद नब्ज की दर और रक्तचाप के पठन में अधोगामी प्रवृत्ति का संकेत था। यह तब विशेष रूप से सही पाया गया जब भस्त्रिका का अभ्यास बहिर्कुंभक तथा बंधों के साथ किया गया था। फ्लोस्टेल, पांडे तथा हेडेन स्ट्रीना ने पाया कि मुख्य रूप से भस्त्रिका के वक्षीय रूपांतर के दौरान औसतन धमनीय कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव सामान्य सीमा के अंदर ही कुछ 14% कम हो गया। सभी शोध इंगित करते हैं कि कपालभाति के दौरान का औसत ज्वार आयतन विश्राम के दौरान के ज्वार आयतन का लगभग 35 से 55% होता है। सभी इस तथ्य से सहमत थे कि रेचक में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सामान्य श्वसन की अपेक्षा त्वरित यौगिक श्वसन के दौरान कम होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन की अपेक्षा संवातन अधिक होने लगता है। यह भी पाया गया है कि यौगिक श्वसन के अभ्यास के आरंभ के 20 से 40 सेकंडों में हृदय गति में वृद्धि हो जाती है और उसके बाद शीघ्र ही वह संतुलित हो जाती है। हृदय गति में वृद्धि त्वरित श्वसन की तीव्रता एवं उसके प्रकार के आधार पर परिवर्तित होती है। कपालभाति तथा भस्त्रिका के द्वारा एक स्वस्थ वयस्क की श्वसन पेशियों का अच्छा व्यायाम हो जाता है, जिसमें शरीर को समग्रता कम ही परिश्रम करना पड़ता है। कपालभाति करते समय ऑक्सीजन का उपभोग शांति से बैठने की अवस्था में 1.1 से 1.8 गुना अधिक होता है। यह भी बताया गया है कि जब त्वरित श्वसन की अवधि 1 मिनट से बढ़कर 5 मिनट हो जाती है, तब ऑक्सीजन का औसतन उपभोग बढ़ जाता है। शोध के द्वारा पाया गया कि जब भस्त्रिका को 4 श्वास प्रति सेकंड की दर से 30 से 60 मिनट की अवधि तक जारी रखा गया, तब उस समय ऑक्सीजन का उपभोग शांति से बैठे रहने की अवस्था की अपेक्षा 3 गुना अधिक था, जो अधिकतम एरोबिक क्षमता का 23% था, और श्वसन क्रिया में 200 गुना वृद्धि हुई थी। उसी प्रकार भस्त्रिका के दौरान अवलोकन करने पर हृदय गति की उच्च दर को कम कठिन कार्य की अपेक्षा सामान्य कठिनाई वाले कार्य के सुसंगत पाया गया। योग रिसर्च फाउंडेशन 2004 के अध्ययन ने पाया कि जब भस्त्रिका के त्वरित श्वसन के बाद बहिर्कुंभक का अभ्यास किया गया तो ऑक्सीजन की संतृप्तता में कमी आ गई। जब बहिर्कुंभक को महाबंध के साथ संयुक्त कर दिया गया तो उसका गहरा प्रभाव हुआ और ऑक्सीजन की संतृप्तता में 54% अधिकतम तक की कमी आ गई। ये अभ्यास फेफड़ों के चिरकालिक अवरोधी रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए तब लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं जब इन्हें कुशल निर्देशन में किया जाए, क्योंकि उनकी क्रियाएं श्वसन पेशियों की सहन शक्ति के द्वारा सीमित हो सकती है। हालांकि उन्हें सावधानी के साथ त्वरित श्वसन करना चाहिए, क्योंकि यह पाया गया है कि अनियंत्रित अभ्यास स्थिति को बिगाड़ सकता है। जब योग रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन ने प्रयोग के चौथे सप्ताह में पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग किया तो पाया कि भस्त्रिका की विभिन्न अवस्थाओं, जिनमें बहिर्कुंभक और महाबंध सम्मिलित थे, में नब्ज की दर और रक्त में ऑक्सीजन की संतृप्तता बहुत तेज थी। यह अभ्यास के लिए बारंबार दी गई चेतावनी का पुष्टि करता है, क्योंकि इस प्रकार का उतार चढ़ाव दुर्बल हृदय पर भार बढ़ाएगा और हृदय परिसंचरण, श्वसन और मस्तिष्क के रोग से पीड़ित व्यक्ति उन्हें सहन नहीं कर सकेगा। उसी प्रकार जब कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तब ऑक्सीजन की आपूर्ति में आने वाली कमी उसके कार्य को और अधिक बाधित कर देती है। यह भी सूचित किया गया है कि कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्यभेद और मूर्छा प्राणायामों के अभ्यास को करते समय केंद्रीय स्वैच्छिक तंत्र में
अतिरिक्त विद्युत आवेग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके फलस्वरूप मस्तिष्क में अतिरिक्त क्रियाएं होने लगती हैं। उस विद्युत की शक्ति वोल्टेज सामान्य से कम 20 गुना अधिक होती है। यौगिक शब्दावली में यह सुषुम्ना के जागरण का संकेत है। इसे योग रिसर्च फाउंडेशन 2004 के अध्ययन ने प्रमाणित किया है, जिसमें यह प्रदर्शित हुआ कि अधिकतर मामलों में अभ्यास के बाद स्वर में परिवर्तन सुषुम्ना की ओर आया। कुंभक पर अनुसंधान। कुंभक प्रबल परानुकंपी तथा अनुकंपी प्रतिक्रियाओं को प्रेरित कर सकता है। कुंभक के दौरान कुल मनोकायिक प्रभाव विभिन्न शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक मापदंडों पर अत्यधिक निर्भर रहता है। यह पाया गया है कि कुंभक के कारण रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे नासिकाओं का वायु मार्ग खुल जाता है। यदि अधिकतम पूरक के बाद श्वास को रोका जाए तो एक निष्क्रिय व्यक्ति में हृदय गति में सामान्यतः मोटे तौर पर 10% की कमी आती है। यदि स्वाभाविक रेचक के बाद कुंभक किया जाए तो हृदय गति में थोड़ा परिवर्तन आता है, और यदि कुंभक अधिकतम रेचक के बाद किया जाए तो इसमें वृद्धि होती है या थोड़ा ही परिवर्तन आता है। यह तथा अन्य अध्ययन प्रमाणित करते हैं कि रेचक की अपेक्षा पूरक के बाद लंबे समय तक कुंभक किया जा सकता है। कुंभक के दौरान बंद वायु मार्ग में रेचक का दबाव अनुकंपी क्रिया को प्रेरित करता है और हृदय गति में वृद्धि कर देता है, जबकि पूरक का दबाव परानुकंपी क्रिया को प्रेरित करता है और हृदय गति को कम कर सकता है। प्रबल रेचक का दबाव हृदय गति को सामान्य से 30% अधिक बढ़ा देता है। फेफड़ों में दबाव का नियंत्रण सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि श्वसन पेशियां पूरक के बाद शिथिल हो तो श्वसन तंत्र का लचीलापन रेचक का दबाव उत्पन्न करता है। इस प्रकार कुंभक के द्वारा धीमी होती हुई हृदय गति को तब समाप्त किया जा सकता है जब तक कि श्वसन पेशियों में तनाव कायम रखा जाए। कुंभक के कारण वाहिकाएं संकीर्ण हो जाती हैं और अंगों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, लेकिन मस्तिष्क तथा हृदय में नियमित प्रवाह होता रहता है। परिधीय रक्त प्रवाह कुंभक के दौरान रेचक के दबाव से प्रबल हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कारक भी कुंभक के प्रति होने वाली अनुक्रिया को प्रबल कर सकते हैं। कुंभक के समय मानसिक विचलन या तल्लीनता हृदय संवहन की प्रतिक्रिया को या तो क्षीण कर देती है या विलुप्त कर देती है। श्मिट ने पाया कि एक प्रयोज्य में जिसे 5 वर्षों से अधिक का अनुभव था, उन्नत प्राणायाम के अभ्यासों के दौरान हृदय गति और उच्चतम और रक्तचाप में अत्यधिक लयात्मक परिवर्तन आए। नाड़ी शोधन 1:4:2 का अनुपात 1 श्वास प्रति मिनट की दर से के दौरान हृदय गति में कुंभक करते समय लगभग 120 स्पंदन प्रति मिनट की वृद्धि हुई और धीमे रेचक से शीघ्रता पूर्वक यह घटकर लगभग 60 स्पंदन प्रति मिनट हो गई। कुंभक के समय बाहुक धमनी में रक्तचाप घटकर लगभग 55-30 पारे का मिलीमीटर प्रसारक प्रकुंचक हो गया और धीमे रेचक के दौरान यह शीघ्रता पूर्वक बढ़कर लगभग 150-65 पारे का मिलीमीटर हो गया। विश्राम की सीमा रेखा पर हृदय गति लगभग 70 स्पंदन प्रति मिनट और रक्तचाप लगभग 105-50 पारे का मिलीमीटर हो गया। यह भी देखा गया है कि प्राणायाम के अभ्यासों से ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव, मानसिक तथा शारीरिक संतुलन, शांति और मानसिक स्पष्टता कई वर्षों के अभ्यासों के बाद बहुत अधिक बढ़ जाती है। उन्हीं विधियों का अनुपालन करने पर भी नए अभ्यासियों को उतने प्रबल शारीरिक परिवर्तनों का अनुभव नहीं होता है। शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं वाले लोगों के स्वास्थ्य पर कुंभक द्वारा होने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर भी शोध किए गए हैं। यह पाया गया है कि श्वास रोकने पर हृदय के कई प्रकार के एरिथमिया उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इससे उन लोगों के स्वास्थ्य को ही खतरा हो सकता है जिनके हृदय से पहले से ही कोई असामान्यता हो। इस प्रकार कुंभक की विधियों को कुशल मार्गदर्शन में ही धीरे धीरे अपनाया जाना चाहिए। यह यौगिक सावधानी तब और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित प्रतीत होती है जब हृदय के संपूर्ण परीक्षण का अभाव हो। जब इन्हें सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों के लिए सही ढंग से और धीरे धीरे अपनाया जाता है, तब इन विधियों में कोई खतरा नहीं होता है। बंध के साथ कुंभक पर अनुसंधान। जब अपेक्षाकृत अनुभवहीन प्रयोज्य द्वारा बंध के साथ कुंभक किया जाता है, तब हृदय गति में या तो कोई परिवर्तन नहीं आता है या उसमें अल्प वृद्धि होती है। एक प्रयोग में यह पाया गया है कि पूर्ण पूरक के बाद जालंधर बंध के साथ कुंभक लगाने से औसत हृदय गति औसत सीमा रेखा की तुलना में लगभग 8% अधिक हो गई। 6 प्रयोज्यों को बंध के साथ कुंभक का लगभग 7 सप्ताहों का अनुभव था। एक अध्ययन में 8 महीनों कम प्रशिक्षण प्राप्त 39 प्रयोज्यों में उड़ियान बंद के दौरान उनकी हृदय गति की औसत दर में सीमा रेखा दर से कोई अंतर दिखाई नहीं दिया।
एक दूसरे अध्ययन में जिसमें मूलबंध सम्मिलित था, 28 प्रयोज्यों की हृदय गति की औसत दर में लगभग 10% की वृद्धि हुई। बिना किसी पूर्व अनुभव के प्रयोज्यों तथा 6 महीनों का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए प्रयोज्यों की हृदय गति की समान अनुक्रिया हुई। हालांकि कुछ प्रयोज्यों में कुंभक के दौरान हृदय गति में स्पष्ट रूप से कमी आ सकती है। उड़ियान बंद के साथ कुंभक का अभ्यास 3 सप्ताहों तक करने के बाद 21 वर्षीय स्वस्थ युवक की हृदय गति 34 स्पंदन प्रति मिनट परिलक्षित हुई। हृदय गति अभ्यास के पहले और बाद भी सामान्य थी। विकिरण चिकित्सा विज्ञान तथा प्रत्यक्ष अवलोकनों ने यह संकेत दिया है कि महाबंध, जालंधर, उड़ियान और मूलबंधों का मिश्रण के अभ्यास के दौरान फैली हुई छाती का दबाव हृदय तथा रक्त वाहिनियों पर नहीं हुआ और सिर की ओर जाने वाला और वापस आने वाला रक्त का प्रवाह कायम रहा। शोधकर्ताओं ने यह भी सूचित किया कि हृदय के आकार से शिराओं के द्वारा पर्याप्त रक्त की वापसी का पता चला। उदरीय पेशियों का संकुचन शिराओं के द्वारा रक्त की वापसी और हृदय की कार्यक्षमता में अत्यधिक वृद्धि कर देता है। वास्तव में वायुयान चालकों ने पहले ही यह खोज निकाला था कि उदरीय पेशियों को कस लेने और गहरा श्वसन करने पर गुरुत्वाकर्षण के अवांछित प्रभाव को आंशिक रूप से दूर करते हुए हृदय की ओर शिराओं में वापस आने वाले रक्त में वृद्धि की जा सकती है। निष्कर्ष: प्राणायाम को वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित करने तथा स्वस्थ रहने के लिए उससे मिलने वाली मदद को समझने के लिए और अधिक अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता होती है। यहाँ उल्लिखित अध्ययनों में कुछ प्रारंभिक अवस्था में ही है, प्राय धन के अभाव में तथा अभ्यासियों तक नहीं पहुंच पाने और उपकरणों की कमी के कारण शोध बाधित हो जाते हैं। प्रवर्तकों ने सूक्ष्म परिवर्तनों को मापने के लिए नई विधियों एवं प्रक्रियाओं का विकास किया है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि विभिन्न तत्वों को एक साथ मिलाया जाए। जब विज्ञान योगियों के हजारों वर्षों के अनुभवों का उपयोग करता है, तब वह साधनों के विशाल भंडार के द्वार को खटखटा रहा होता है, जहां जीवन में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है और यह भी पता चल सकता है कि वह किस प्रकार कार्य करती है।